पूरा अच्छे से आप समझना, बहुत मजा आएगा आपको इसमें, है ना। और इसके जो सारे दाव पेच हैं, सारे फंडे हैं, वो सब आपको एकदम हिला देंगे और मजा आ जाएगा। शुरू के 2 दिन जो हैं, देखिए ये चैप्टर काफी बड़ा है, काफी सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। बेसिक बात बस ये है कि शुरू की जो 2 क्लासेस हैं, इसको थोड़ा सा बस आपको समझने में मेहनत करना है, क्योंकि शुरुआत में एकदम चीजें नई नई होंगी, अलग अलग मेथड्स होंगी, 4 4 5 5 मेथड्स हम सीखेंगे। लेकिन मैं इतना गारंटी आपको कर रहा हूं कि 2 क्लासेस बेसिक सीखने के बाद आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, आपका ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बहुत मजा आएगा। लेकिन शुरुआत में काफी कठिन लगता है, पर 2 घंटे पढ़ने के बाद, मतलब आज और कल की जब क्लास हो जाएगी, आपको एकदम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आपका फेवरेट चैप्टर बना दूंगा मैं, इतनी गारंटी है। ठीक है, चलें करें शुरुआत। सभी का स्वागत, जय हिंद, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, केम छो, कसा है, केमो नाचो, की हालचाल। ठीक है, एकदम मस्त। ब्लू लाइट कट चश्मा ले लिया है, बहुत बढ़िया, आराम है अब आंखों को। बिल्कुल, चलिए आइए करते हैं शुरुआत यहां से। देखो सुनते जाना थोड़ा, शुरुआत में आप ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज आपने सीखा, साधारण ब्याज की जो बेसिक चीजें वो सारी यहां पे काम आएंगी। मूलधन, मिश्रधन, ब्याज दर, समय, ये सब बातें जो यहां पे समझ में आपको आनी है। देखिए पहली बात तो यह है कि इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। कारण क्या है, एक बहुत फेमस कोट है, मुझे याद नहीं, आइंस्टाइन या न्यूटन किसी ने कहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज समझ जाता है वो कभी चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं करता, अदा नहीं करता, और जो नहीं समझ पाता है वो जीवन भर चक्रवृद्धि ब्याज भरते रहता है। तो बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत गहरा मैसेज इस लाइन में है। आपको आगे समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्यों इतना खतरनाक है, क्यों इतना कातिल मेथड जो है ये बनाई हुई है ना। क्योंकि ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा बड़ी तेजी से ये बढ़ता है ना। करते हैं उस पर हम चर्चा। तो सबसे पहली चीज, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक मेथड से काम नहीं हो पाएगा। यहां पे आपको 4 या 5 मेथड सीखनी पड़ेंगी, है ना। सबका अपना अलग फायदा है, सबका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस, एक रोल है। कभी कोई मेथड से आंसर आपका 5 सेकंड में आ जाएगा, कभी किसी दूसरी से आएगा, कभी किसी मेथड से ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको इसमें बहुत सारी मेथड सीखनी है। शुरुआत में कंफ्यूजन होगा, लेकिन 2 क्लासेस के बाद आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, पूरी मेरी गारंटी है ना। बस फुल स्क्रीन करके और मजे से पढ़ो, जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं आगे आपको सब समझ में आएगा। तो यहां पे अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर्मूले की, तो आपको पता ही है कि अपने को फॉर्मूले से है एलर्जी, फॉर्मूले से हम पढ़ेंगे नहीं। तो 5 मेथड में से आपकी एक मेथड तो गई, है ना। अब हमें जो सीखना है, एक ट्री मेथड है, एक डायरेक्ट इफेक्टिव रेट कंसेप्ट है, एक रेशो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है, और x + y xy/100 वाला फंडा है। चारों मेथड्स को हम डिटेल में सीखेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। तो कुछ चीजों को जरा सुन लो, सबसे बेसिक बातें समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कहा भैया 10,000 रुपए हैं, ब्याज की दर जो है 10% है, और टाइम हमारे पास जो है 3 साल है। तो बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, या बताओ कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इस पे। तो दोनों बातें हम समझेंगे। फुल स्क्रीन कर लो और अच्छे से सुनो जो मैं आपको बोल रहा हूं, है ना। ठीक है, देखो साधारण ब्याज में क्या होता है भाई, आप एक तरफ हम साधारण ब्याज का गणित समझ रहे हैं। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि आपने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए और आपको 10% पे करना है, मतलब कितना ब्याज लगेगा, 1,000 रुपए ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज की 2 बातें एकदम तय है, जो अपने दिमाग में बैठा लो कि पहला तो साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है।
और दूसरा साधारण ब्याज फिक्स होता है। फिक्स होता है इसका मतलब कि अगर 10% 1,000 रुपए है तो हर साल 1,000 रुपए ब्याज लगेगा। तो एक साल का अगर 1,000 हो गया तो दूसरे साल का भी 1,000 होगा, तीसरे साल का भी 1,000 होगा, तो 3 साल का कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपका 3,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो दो बातें, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, और एक साल का जो तय हो गया वो हमेशा उतना ही लगेगा। एक साल का 1,000, 2 साल का 2,000, 3 साल का 3,000, 4 साल का 4,000 एंड सो ऑन, इसी प्रकार वो आगे चलता जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि जहां से तुम्हारा सोचना खत्म होता है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं, है ना? तो जहां पे साधारण ब्याज खत्म होता है वहां से चक्रवृद्धि ब्याज चालू होता है। तो मैं आपको इसका खेल समझा रहा हूं, समझना कि यहां पे क्या होगा। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि भैया 10,000 का 10% तो आने दो, तो पहले साल आप 1,000 रुपए ब्याज दोगे, कोई समस्या नहीं है ना? पहले साल दोनों सेम होते हैं। अब साधारण ब्याज के साथ, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दो एक ही चीज याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा किस पे लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्रधन पर लगता है, यानी अमाउंट पे लगता है। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, है ना? आप अंतर समझो, यहां आप केवल मूलधन पर ब्याज दे रहे थे, प्रिंसिपल पर दे रहे थे, यहां आप मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज दे रहे हो, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हर बार जो ब्याज लगेगा उस पर भी बार बार आपको ब्याज देना है, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज, है ना? और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, और वो है गन्ने का रस। ठीक है, आपने देखा होगा गन्ने का रस निकालने का सिस्टम क्या होता है? उसको मशीन में एक बार डाला, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, आपको लगेगा बस अब तो पूरा खत्म हो गया, अब उसमें से जितना निकलना था निकल गया, आपको लगेगा बस हो गया, लेकिन सामने वाला जो जूस निकालने वाला है फिर एक बार डालेगा, फिर आपको लगेगा शायद ये आखिरी बार है, फिर एक बार डालेगा, फिर आपको लगेगा शायद ये आखिरी बार है तो उसमें नींबू रख के फिर आखिरी बार एक और निकालेगा। तो वो लगातार जब तक एकदम ऐसा पूरा सूख ना जाए वो, तब तक उसको वो जो है निचोड़ता ही वो रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी वही बात है, ब्याज पर ब्याज पर ब्याज। अभी जब मैं पूरा चार्ट बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने इसको गन्ने के रस से जोड़ा है। तब तक निकालते जाओ, तब तक निचोड़ते जाओ, जब तक एक एक बूंद भी अपने को ना मिल जाए, है ना? तो चलो, पहले साल क्या हुआ? पहले साल ये हुआ, फिर मैं आपको तीनों साल का भी कंपैरिजन बताता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? मैंने कहा है 2 घंटे, 2 घंटे आपको बस इसका बेसिक समझना है, मतलब 2 लेक्चर्स आप समझ लो, 2 लेक्चर तक चुपचाप बस अच्छे से मन लगा के सुनते जाओ, है ना? कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आपको अपने आप आगे की चीजें समझ में आएंगी, है ना? तो मुझे बताइए, 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000, मतलब 10,000 तो मैंने आपको उधार दिया था, ठीक है, और 1,000 रुपए उस पर ब्याज लग गया, तो 10,000 पे 1,000 ब्याज लग गया, मतलब अब मुझे आपसे कितने रुपए लेने निकल रहे हैं? 11,000। भाई सोचो, मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए, एक साल का 1,000 रुपए उस पर ब्याज लग गया, तो अब आपसे कितना लेना है? अब आपसे 11,000 लेना है। तो अब पता है कितने पर ब्याज लगेगा? अब 10,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, अब 11,000 पे ब्याज लगेगा। तो 11,000 का 10% कितना होता है भैया? 1,100 होता है। आ रही बात समझ में? अब 11,000 आपसे लेना था, 1,100 रुपए आपके ऊपर और चढ़ गए, और ब्याज जुड़ गया, तो 11,000 में 1,100 रुपए जुड़ेंगे तो ये बनेगा 12,100। अब आपसे 12,100 लेना निकल रहा है, अब मैं आपसे इसका 10% लूंगा, जो आएगा कितना? 1,210 रुपए। आ रही बात समझ में? अब तीनों का टोटल कर लो, तो तीनों का टोटल करोगे 0, फिर यहां टोटल करोगे 1, फिर यहां टोटल करोगे 3, फिर यहां टोटल करोगे 3, तो आपने यहां पे कुल कितना ब्याज चुका दिया? आपने यहां पर चुका दिया 3,310 रुपए ब्याज, आपने यहां पे चुका दिया। ये आपका क्या है जी? ये आपका कुल ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप समझो, हमने बहुत छोटा सा उदाहरण लिया, सिर्फ 10,000 रुपए लिए, 10% लिया और मात्र 3 साल का क्वेश्चन लिया।
तो आप साधारण ब्याज 3000 चुका रहे हो, जबकि वहीं चक्रवृद्धि ब्याज कितना चुका रहे हो, 3310। ये मुद्दे की बात है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पे मूलधन और ब्याज दोनों पर ब्याज देना होता है। पहले साल तो भाई 10,000 पे ब्याज दोगे, 10% कितना हो गया, 1000। 10,000 और 1000 यानी अब मिश्रधन कितना बन गया, 11,000। अब 11,000 पे 10% ब्याज निकालोगे, है ना। अब 11,000 पे और ब्याज जुड़ के अब आपका मिश्रधन कितना हो गया, 12,100। अब इस पर 10% दोगे तो ऐसे जो ब्याज जुड़ता जाता है उस पर भी आप आगे लगातार ब्याज देते जाते हो। ठीक है, और हर बार ब्याज पर बार बार ब्याज लगेगा। आप ऐसे मत सोचना कि सर इस पे एक बार ब्याज दे तो दिया, हर ब्याज पे हर वर्ष बार बार आपको ब्याज देना है, ये एकदम परम सत्य है। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में जो भी ईएमआई चल रही हो, आप कैलकुलेट करना, आपको आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि आप मान के चलिए कि 15-20 साल में हम जितना भी ये मार्केट से फाइनेंस कराते हैं, लोन लेते हैं, कार घर जो भी खरीदते हो ना, ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज पे मिलता है। और आप कैलकुलेट करके देख लेना, लगभग 15 से 20 साल में आप 2 से 2.5 गुना पैसा जमा कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख का लोन लिया है, अगर 15 साल के लिए या 20 साल के लिए भी आपने लिया है ना, तो आप 20 लाख के बदले किश्तों में लगभग 45 लाख से 50 लाख भर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ताकत है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आप 2 से 2.5 गुना पैसा जो है जमा कर देते हो आने वाले 15-20 साल में, और यही एक्चुअल में असली बैंक की या जिससे भी आप फाइनेंस कराते हो उसकी ये कमाई है। आ रही बात समझ में? तो ये तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक बात बताई कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है। अभी हम इसकी और गहराई में चलेंगे, तो अब हम 1 बाय 1 ये सारी मेथड समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्री मेथड से। फॉर्मूले की तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्री मेथड क्या होती है ना। तो इसको समझना ध्यान से, व्हाट इज ट्री मेथड। देखो, फिर से हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। वापस से हमने कहा कि भैया मूलधन आप 10,000 ले लो, सबसे सिंपल उदाहरण है। ब्याज की दर भी आप 10% ले लो, समय आप 3 वर्ष ले लो, तो बताओ कितना चक्रवृद्धि ब्याज अपने को मिलेगा। तो सुनिएगा बात ध्यान से, 10,000 10% 3 साल, कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पहला साल, यहां लिखेंगे दूसरा साल, यहां लिखेंगे हम तीसरा साल। ठीक है, 10,000 का 10% कितना होता है, ध्यान से सुनते जाना सब लोग। 10,000 का 10% कितना होता है, तो यह होता है 1000। तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा, पहले साल ब्याज लगेगा 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए। फिर दूसरे साल क्या होगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 1000। अब यहां से खेल शुरू होता है। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का खेल कहां से शुरू होगा, दूसरे साल से। दूसरे साल से वो आपको उसका असली रंग दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब दूसरा साल बोलेगा पहले साल से कि मुझे ब्याज दो, है ना। तो दूसरा साल, भाई इसने बोला कि ये जो तुमने 1000 दिया ये तो तुमने मुझे मूलधन पर दिया, लेकिन मेरा पेट कब भराएगा, जब तुम ब्याज पर भी ब्याज दोगे, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दोगे। तो अब आप दूसरा साल पहले साल से ब्याज मांगेगा, तो 1000 पर फिर 10% आप दोगे, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। ये हो गया। अब तीसरे साल पे जाएंगे, तो 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% 1000। देखो ये 1000 तो लगना ही है, क्योंकि ये आप किस पे चुका रहे हो, ये आप मूलधन पे चुका रहे हो। मूलधन पर तो ब्याज दोगे ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज देना है। अब खेल समझना, अब फंडा आपको क्लियर होगा। तीसरा साल पहले साल और दूसरे साल दोनों से ब्याज मांगेगा, है ना। ऐसे मत सोचना कि पहले साल ने ब्याज दे तो दिया हो गया, नहीं। जैसे ही अगले साल पे जाओगे, पुराने जितने ब्याज हैं उन सब पर बार बार आपको ब्याज देना है। ये मेन मुद्दे की बात है ना। तो सुनना, सबसे पहले तीसरा साल पहले साल से कहेगा भैया मुझे इस पर ब्याज दो, तो फिर से आप इसका 10% चुकाओगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100। फिर दूसरे साल से कहेगा भैया तुम भी निकालो, तो फिर इसका 10% कितना हो जाएगा, 100। फिर इसको भी नहीं छोड़ेगा, बोलेगा तुम ब्याज पर लगने वाले ब्याज हो लेकिन तुम भी ब्याज दो, तो फिर आप इस पे 10% चुकाओगे। तो सब पे वापस से 10-10% लग के 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। तो देखो
अब बात समझना, पहले साल यहां कितना ब्याज लगा 1000, यहां कितना ब्याज लगा 1100, और यहां कितना ब्याज लग गया, यहां लग गया 1210। आ रही बात समझ में? पहले साल कितना ब्याज लगा 1000, दूसरे साल कितना ब्याज लगा 1100, तीसरे साल कितना ब्याज लगा 1210, और अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं तो कुल मिला के कितना ब्याज लगेगा 3310 रुपए। ये सेम वही आंसर आया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। देखो 1000, 1100, 1210, 3310, तो ये आ गया 1000, 1100, 1210, 3310। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज जो है वर्क करता है। ठीक है, तो ये आ गई अपनी ट्री मेथड, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज और समझना। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे चौथा साल भी होता, इससे और फंडा क्लियर होगा। देखो चौथा साल अगर होता तो क्या होता? चौथा साल सबसे पहले 10,000 का 10%, यानी इसको 1000 रुपए ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। अब चौथा साल पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सबसे ब्याज फिर से मांगेगा। तो चौथा साल पहले इससे बोलेगा भैया निकालो, तो 1000 का 10% कितना 100। फिर इससे बोलेगा तुम भी दो मुझे, तो इसका भी कितना हो गया 100। इसका 10% कितना हो गया 100। इसका 10% कितना हो गया 10। इसका 10% कितना 10। इसका 10% कितना 10, और इस 10 का भी 10% लगेगा। मतलब इसको मैं यहां लिख देता हूं 1, है ना, इतना ब्याज लगेगा। और अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो 1000, 1330 और 1 31, टोटल आपका चौथे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1331। ये आपके चौथे साल का लगने वाला ब्याज है। समझ में आया? जैसे ही आप चौथे साल पे गए, पुराने जितने ब्याज हैं सब पर आप बार बार ब्याज दे रहे हो। दिस इज हाउ ट्री मेथड वर्क्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरा जूस निकल गया नींबू रख के, समझे? नींबू और पुदीना आखिरी बार में रख दिया था अपन ने। समझ गए बात, है ना? हाँ, ठीक है भाई। चार वाला फिर से बताएं। हाँ, सबको जोड़ोगे तो 4641 आएगा। 1000 लगा, इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10%, और 10 का 10% 1। ये टोटल चौथे साल का ब्याज हुआ। पांचवें साल पे जाओगे, ये जितना भी दिख रहा है सब पर आपको बार बार ब्याज देना है ना? सभी पर आपको ब्याज देना है। ये मेन मुद्दे की बात है। ठीक है, डन है? सबका टोटल 4641 आएगा, बिल्कुल। देखो इन तीनों के साथ अगर इसको जोड़ोगे तो 4641 आएगा। मैंने केवल इन 3 साल को जोड़ा था, है ना? आप इसको हटा दो, इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसको छोड़ दो। चलो क्लियर है बात, समझ गए? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया उनको भी आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया 20,000 रुपए हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो 5% ले लेते हैं, और 3 साल का वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड से निकालते हैं। तो मैं आपको बना के बता रहा हूं, आप लोग बस देखिएगा और समझिएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना? तो 20,000 का 5%, ठीक, 20,000 का 5% कितना होता है? तो 20,000 का 5% होता है 1000 रुपए। तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 1000 लगेगा, है ना? तो अगले साल भी कितना लगेगा? 1000 लगेगा, और यहां भी 1000 लगेगा। इतना तो लगना ही लगना है, ये तो लगेगा। ठीक है, अब इस 1000 पर हम ब्याज देंगे तो 1000 का 5%, 1000 का 5% कितना हो जाएगा? तो 1000 का 5% हो जाएगा आपका 50। 1000 का 5%, अब ब्याज की दर 5% है ना, तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये लग गया। अब ये तो काम खत्म हो गया। अब तीसरा साल इन तीनों से ब्याज मांगेगा, तो 1000 का 5% 50,
इस 1000 का 5% 50 और इस 50 का भी 5%। 50 का 5% कितना आएगा? तो ये आएगा 25/10 यानी 2.5। आ रही बात समझ में? इसका 10%, इसका 5% और इसका भी 5%। तो इन सबको जोड़ देंगे, 1000 1000 1000 कितना हो गया? 3000। 50 50 50 150 और 2.5। तो 3150 में 2.5 जोड़ेंगे, 3152.5। ये पूरे 3 साल का ब्याज आपका आएगा। ये मेन बात है, ठीक है? हाँ, 3152.5 बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलो एक बात आपको और बता देते हैं। एक चीज आप और यहां पे सब लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो सुनना, या इसी में बता देता हूं। ये जो पहले साल की लेयर होती है ना, ये जो फर्स्ट ईयर होता है, ये हमेशा कॉमन होता है। कॉमन होता है मतलब कि ये सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। मैं आपसे कहूंगा 20,000 पर 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो 1000 + 1000 + 1000 टोटल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3000। और अगर 3000 रुपए साधारण ब्याज लगा है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 3000 तो लगेगा ही, है ना? तो 3000 साधारण ब्याज होता है। ये हमेशा पहली वाली जो लाइन होती है ये अपने आप में साधारण ब्याज होती है ना? अगर आपको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है तो पहली लाइन में जो जो लिखा है सबको जोड़ दो, वो साधारण ब्याज है। और अगर इतना साधारण ब्याज लगा है तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, और इसके नीचे जितना होता है ये सब ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का कैलकुलेशन होता है। तो ये केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज में ही जुड़ेगा। इसलिए जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉमन है, ये सबके अंदर है ना? ये एकदम कॉमन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलो अब मैं आपको इसके बारे में और एक चीज बता देता हूं कि ये मेथड आपको कब कब ज्यादा काम आनी है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। ट्री मेथड आपको ज्यादा कब काम आएगी? जब आपको रेट फ्रैक्शंस में दिए हो, जब आपको दर भिन्न में दी हुई हो, तब ये मेथड आपको बहुत काम आनी है। और दूसरा, जब आपको टाइम, जब भी समय आपको मंथ्स में, महीनों में या दिन में दिए रहेंगे तब भी ये मेथड काम आएगी। तो ट्री मेथड का फायदा कब मिलेगा? जब दर जो है भिन्न में होगी या आपको यहां पे समय दिया रहेगा दिन में या महीने में। मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं। 21,600 रुपए हमारे पास मूलधन है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है और समय हमारे पास फिर से 3 वर्ष है। तो बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो अगर ऐसी दर होगी ना तो ये अपने लिए बहुत काम का होता है ट्री मेथड, है ना? आपको पता है कि 16 सही 2/3% को हमने प्रतिशत में सीखा है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/6। तो आइए, ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल, ये हो गया आपका तीसरा साल। बात क्लियर है? 21,600 का 1/6 निकालेंगे क्योंकि ये ब्याज लगेगा। तो 21,600 का 1/6, तो 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, बचेगा 3 और 6, 6 और 6 36। और अगर पहले साल का ब्याज 3600 है तो दूसरे साल भी 3600 लगेगा, तीसरे साल भी 3600 लगेगा। ये तो लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि ये लगेगा आपके मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। ठीक है, अब ब्याज पे ब्याज का खेल शुरू होता है। तो आप इस पर फिर 16 से ही 2/3 या 1/6 ब्याज दोगे, तो 3600 में 6 का भाग दोगे तो 600 रुपए ब्याज आएगा। दूसरा साल का पेट भर चुका है। तीसरा साल बोलेगा मुझे इन तीनों पर ब्याज चाहिए, तो 3600 का 1/6 600, इस 3600 का 1/6 600 और इस 600 का भी 1/6 कितना आएगा? 100। ये हो गया तीसरे साल का ब्याज। अब आप सबको जोड़ देंगे, 3600 + 3600 + 3600 ये होता है आपका 10,800। 600 + 600 + 600 1800 और एक जोड़ के बन जाएगा आपका 1900। तो अगर मैंने सबको जोड़ दिया तो 2 0, 8 और 9 17 का 7 कैरी हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1।
तो 12,700 रुपए 3 वर्षों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है, 12,700 रुपए। बिल्कुल ठीक है ना। सिर्फ आप बस देखते चलो, सुनते चलो, सब धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। आप तो ये सोचो कि ठीक है, जितना समझ में आ रहा है देखते रहो। मैंने आपसे सिर्फ 2 दिन मांगे, 2 क्लासेस मांगी है, 2 क्लासेस मुझे पढ़ा देने दो, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आप जितना उथल पुथल करोगे, जितना जंप करोगे, उतना आपको दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए चुपचाप पढ़ो, अच्छे से सुनते रहो, सब समझ में आएगा एट द एंड कि ये सब खेल चल क्या रहा है। क्योंकि शुरुआत में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन बाद में ये बहुत इजी हो जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा इसमें, है ना। इसलिए जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, बाद में ना मजा आए तो बोलना, ठीक है। 1/6 कैसे आया, प्रतिशत चैप्टर पढ़ो, सब समझ में आएगा कहां से आया। ये प्रतिशत में आपको सिखाया है, ठीक है, डन है। चलो अब हम अगला सीखेंगे मेथड नंबर 2, जिसका नाम है रेशो। अब रेशो मेथड क्या होती है इसको सुन लो, है ना। देखो फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया 10,000 रुपए हमारे पास है, ब्याज की दर 10% है, समय 3 वर्ष है, तो बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मेरी बात समझना, देखो 10% का मतलब होता है 1/10, और मैंने आपको साधारण ब्याज में भी सिखाया है कि जो नीचे आए वो प्रिंसिपल, जो नीचे आए वो मूलधन, और जो ऊपर आता है वो इंटरेस्ट होता है, यानी वो ब्याज होता है ना। तो आप यहां पे हमेशा 2 चीजों का रेशो बनाते हो। एक तरफ आप लिखते हो मूलधन, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, दूसरी तरफ आप लिखते हो मिश्रधन, और मिश्रधन को बोलते हो आप अमाउंट, ठीक है। तो यहां मूलधन कितना है, 10 है, तो मूलधन हो गया 10, और 10 पर 1 यूनिट ब्याज लग रहा है, 1 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 11, है ना। 10 में 1 ब्याज जुड़ गया तो कितना हो गया, वो 11। अब हमें यह देखना है कि अगर 3 साल का सवाल है तो आप इसको 3 बार लिखोगे, 10 से 11, ठीक है। फिर आप इसको लिखोगे 10 से 11, और इनका आप करोगे हमेशा गुणा। तो तीनों का गुणा होगा तो ये बनेगा आपका 1000, इन तीनों का गुणा होगा तो ये बनेगा आपका 1331। तो आपको ये सेम याद दिलाएगा किस चीज की, कमी वृद्धि, जो आपने परसेंटेज में सीखा था, इंक्रीज डिक्रीज, कमी वृद्धि वाले प्रश्न, डिस्काउंट वाले प्रश्न, ये सब वही पैटर्न है। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, सब जगह वही कंसेप्ट है। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 साल का सवाल है तो हमने 3 बार लिखा, 4 साल का होगा 4 बार लिखेंगे, 2 साल का होगा 2 बार लिखेंगे। अब एक बात समझो कि 1000 रुपए आपका मूलधन है, 1331 आपका मिश्रधन है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, जो 331 है ना। तो अब आखिरी बात सुनिए आप, यहां पे आपसे मूलधन बोला है 10,000, 10,000 रुपए क्या है, मूलधन है। अगर मूलधन है तो भाग भी किसका देंगे, मूलधन का। और आपसे अगर बोलेंगे मिश्रधन बताओ तो किसका गुणा करोगे, 1331 का। आपसे बोलेंगे सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो किसका गुणा करोगे, 331 का। तो इसको करेंगे सॉल्व, 1 2 3 0 से 3 0 गए, 331 में 10 का गुणा करेंगे, 3310 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये हो गई आपकी रेशो मेथड। आप अगर चाहते तो यहां पे इतना ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। आप क्या कर सकते थे कि भैया 10 से 11 हुआ है तो 10 का घन 11 का घन, आप ऐसे भी लिख सकते थे। भाई 3 बार गुणा करना है तो इससे अच्छा है कि 3 का क्यूब कर दो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। 2 बार है तो वर्ग, 3 बार है तो 3, ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, समझ में आई बात? हाँ, एक और रेशो मेथड होती है 331, उससे नहीं करना है, वो कोई काम की नहीं है, टाइम वेस्टिंग वाली वो।
देखो 3 साल 4 साल सब में बताऊंगा, है ना। रेट आपका पॉइंट में आ जाए, भिन्न में आ जाए, नॉर्मल आ जाए, सब चीजों का जवाब दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, क्रम से चलेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप में रिपीट कर देता हूं। देखो 10,000 रुपए मूलधन है, ये अनुपात चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अनुपात पढ़ के बिना पढ़े इस चैप्टर को मत पढ़ना। अनुपात, देखो अनुपात और प्रतिशत पढ़ने के बाद ही मैथ्स में कोई भी चैप्टर पढ़ना। अगर अनुपात नहीं पढ़ा है, प्रतिशत नहीं पढ़ा है, तो कोई भी चैप्टर मत पढ़ो। पहले अनुपात और प्रतिशत को अच्छे से करो, उसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां अनुपात की जरूरत क्या पड़ी, भाई मूलधन है तो भाग मूलधन का देंगे, पूछा आपसे ब्याज है तो गुणा ब्याज का करेंगे। ये आपने अनुपात वाले चैप्टर में खूब किया है, तो इसलिए ये बेसिक वहां का काम आएगा, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, इसको थोड़ा और सुनिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो किया था, भाई हमने कहा कि 21,600 रुपए है, ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, समय हमारे पास 3 वर्ष है, तो बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब इसको रेशो मेथड से करते हैं, हमने ट्री मेथड से किया था, अब रेशो मेथड से कर रहे हैं, सुनिएगा। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है, हम जानते हैं, जो नीचे वो प्रिंसिपल, जो ऊपर वो इंटरेस्ट मूलधन और ऊपर लगने वाला ब्याज। तो एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन, एक तरफ लिखेंगे अमाउंट यानी मिश्रधन, है ना जी। तो 6 पर एक ब्याज लगेगा, तो अगर ये मूलधन 6 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 7। कितने साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 7, 6 में 1 जुड़ जाएगा। 3 साल का सवाल है तो आप इनका घन कर दो, या आप चाहो तो 6 7 6 7 6 7 लिखकर भी हल कर सकते हो, है ना। 6 का घन बन जाएगा 216, 7 का घन बन जाएगा 343। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और अगर इन दोनों का मैं अंतर देख लूंगा तो मुझे वो ब्याज मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 343 में से 216 घटाते हैं, ठीक है, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। इसके बाद यहां पे कितना बचेगा, इधर आपने कैरी ले लिया तो यहां 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1। यहां 127 यूनिट क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। चलिए अब मुझे बताइए कि 21,600 रुपए अगर मूलधन है तो भाग भी हम किसका देंगे, मूलधन का देंगे, और पूछा आपसे ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, तो गुणा करेंगे 127 का। ये 100 बार कटेगा, 100 में गुणा करोगे तो बड़ी ही आसानी से आपको पता चल जाएगा 12,700 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और आपको मैं याद दिला दूं कि यही आंसर हम इधर भी लाए थे। देखो 21,600, 16 2/3, 3 साल का, यहां भी ब्याज कितना आया था 12,700। तो ये ट्री मेथड हो गई। ये हमारी जो है अगली कौन सी मेथड हो गई, ये हमारी हो गई रेशो मेथड। तीनों बातें, दोनों बातें समझ में आई। अभी आपको लगेगा सर ये ज्यादा अच्छा है, ट्री मेथड ज्यादा अच्छी है, या फिर ये अच्छा है। अभी अच्छा या बुरा डिसाइड मत करो, आप अभी आगे नहीं देख पा रहे हो, आप अभी वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए अभी अच्छा बुरा मत, सब अच्छा है, किसी को अच्छा या बुरा मत अभी डिसाइड करो। आगे आपको सब समझ में आएगा कि क्यों मैं हर मेथड आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको अभी आगे दिख नहीं रहा है। इन मेथड से 40 साल का कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। इसकी घात 40, दोनों की घात 40 कर देना और कर देना। दीपा जी, इतना दिमाग आपको किसने दे दिया? दोनों अच्छे से समझ में आ गया? हाँ चलो भैया, अब आपको लेकर चलते हैं तीसरी मेथड पर। तीसरी मेथड का नाम है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। यह भी बहुत काम की मेथड है। सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है। नुकसान तो नहीं है, सबकी अपनी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, है ना। चलो अब देखो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमने लिख दिया फर्स्ट ईयर, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट ईयर, और इधर मैंने लिख दिया, ऐसे कर लेते हैं, एक मैंने लिखा फर्स्ट ईयर, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये मैंने लिख दिया थर्ड ईयर, है ना।
कुछ मैं रेट लिख देता हूं, जैसे मान लो 5% हो गया, ठीक है, फिर एक अपना 10% हो गया, फिर मान लीजिए एक 6% हो गया, 6% ले लेते हैं और 10% ले लेते हैं। मैं आपको पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका बता रहा हूं कि ये कैसे वर्क करता है, फिर आपको इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया, जैसा देश वैसा बेस वाला कंसेप्ट है, जैसा प्रश्न होगा वैसी मेथड अपने को लगानी पड़ेगी, है ना। जैसा माथा वैसा टीका, जैसा प्रश्न वैसा मेथड, ठीक है। 5% का पहला साल कितना होता है? 5% होता है। दूसरा साल कितना होता है? 10.25 होता है। और तीसरा साल कितना होता है? 15.76 होता है। अगर पहले साल का 6% है तो दूसरे साल का भी, पहले साल का 6, दूसरे साल का कितना होता है? 12.36, और तीसरे साल का कितना होता है? 19.1। अगर 10% है तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 21%, तीसरे साल का 33.1%। ये कहां से आया, कैसे निकाला, ये सब बातें मैं बताऊंगा। अभी आप इन बातों की चिंता मत करना कि सर ये सब कहां से आ गए, है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। बस जो मैं बोलूं वो करते रहा करो, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। अगर मुझे यह पता चल जाए कि भैया किस रेट से कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है, तो अपना काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं फिर से, है ना। मैंने कहा कि 10,000 रुपए हमारे पास है, ब्याज की दर 10% है, समय हमारे पास 3 साल है, तो बताओ कितना चक्र वृद्धि ब्याज जो है लगेगा, है ना। अब अगर आपको पता है कि ब्याज की दर अगर 10% है और 3 साल है तो कैसे निकलेगा? अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में चक्र वृद्धि ब्याज लगता है 33.1। 10% 3 साल में कितना लगता है? 33.1। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 का 33.1% निकालना है। तो 10,000 गुणा 33.1 बटे में प्रतिशत का 100 और दशमलव का 1 जीरो, और काटा पीटी करेंगे, 1 2 3 1 2 3, इसका गुणा करोगे तो सीधा 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? 3,310। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये कब बता पाओगे? जब आपको रेट्स याद होंगे कि हां ये चीजें इनकी होती है। आ रही बात समझ में, है ना। तो यहां पे आपको दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको पहले फायदा बताया कि अगर आपको याद है कि 10% का तीसरा साल 33.1% होता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, सबसे आसान। ये लेकिन तभी लगेगा, इसमें कोई भिन्न वाला दर आ जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, दशमलव वाला आ जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ऐसे अगर ब्याज की दर है तो यह मेथड सबसे बेस्ट है ना। अब हम चलते हैं इसकी गहराई में कि ये सब चीजें जो हैं कहां से आई, कैसे काम करती है, इसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अब हम बनाएंगे एक चार्ट, ठीक है। अगर ब्याज की दर 10% हो तो एक चार्ट मैं आपको बना के बता रहा हूं, आप बस देखना। एक तरफ लिख देंगे हम ईयर्स यानी वर्ष, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनके बीच में आने वाला जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लेना और देखते जाना मैं क्या समझा रहा हूं आपको, है ना। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा, 4 साल ले लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो ब्याज की दर 10% है तो पहले साल का साधारण ब्याज भी 10 होता है, चक्र वृद्धि ब्याज भी 10 होता है, और पहले साल का अंतर हमेशा 0 होता है। हमेशा खेल शुरू होता है दूसरे साल से, पहले साल से नहीं, है ना। तो ये 10 हो गया, 10 हो गया। एक साल का 10 तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20। तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज की आदत पता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि भैया 20 तो तुम मुझे मूलधन पे दे रहे हो, मुझे ब्याज पर भी ब्याज चाहिए।
ठीक है, तो वो कहेगा कि मुझे 10% पर 10% ब्याज और चाहिए। तो 10 का 10% कितना होगा, इसको हम निकालेंगे। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो 1% और ब्याज लग के टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। भाई 1 साल का 10 तो 2 साल का 20, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 10 पिछले साल ब्याज था 10, 10 पे 10% कितना होगा, 1। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 21। तो अब देखो जरा दोनों में कितने का अंतर आ गया, दोनों में 1% का अंतर आ गया। ठीक है, 1 साल का 10 तो 3 साल का कितना होगा, 30। तो ये 30 तो ये भी 30। अब खेल समझना, अब ये क्या कहेगा कि मुझे इस पर भी ब्याज दो और मुझे इस पर भी ब्याज दो, है ना। तो 10 का 10% हमने निकाला, जो कितना था, 1% था, है ना। 10 का 10% कितना था, 1% था। और अब इसका भी 10% लगेगा, तो 21 का 10% कितना होगा, 2.1, है ना। तो यहां पे आप 2.1 और जोड़ दोगे, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 33.1%। तो अब दोनों में कितने का अंतर आ गया, अब दोनों में 3.1% का अंतर आ गया। ठीक है, 30 तो लगेगा, 10 का 10% 1, 21 का 10% 2.1, तो तीनों का टोटल कितना हो गया, 33.1। चौथे साल क्या होगा, 1 साल का देखो साधारण ब्याज, देखो कितना साधारण है, 10 20 30 40, कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, मस्त अपनी धुन में चलना है। 40 है तो 40 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब यह कहेगा कि मुझे सारे ब्याज पर फिर से ब्याज दो, है ना। तो चौथा साल इसका भी 10% मांगेगा, इसका भी 10% मांगेगा, इसका भी 10% मांगेगा। तो 10 का 10% कितना हो गया, 1%। ठीक है, 10 का 10% कितना हो गया, 1%। 21 का 10% कितना हो गया, 2.1%। और 33.1 का 10%, इसका भी 10% निकालेंगे, तो 33.1 का 10% कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.31, है ना। तो ये और जुड़ जाएगा 3.31%। और जब इन सबको आप जोड़ोगे तो सबका टोटल आएगा 46.41%। कितना आएगा, 46.41%। ये चौथे साल का ब्याज होगा। तो अब जरा देखिए कि दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया 6.41 का, 6.41% का डिफरेंस है। ऐसे ये पूरा कैलकुलेट होता है। आपको ये परीक्षा में कैलकुलेट नहीं करना है, ना बना के देखना है, बस आपको बेसिक समझाने के लिए ये पूरा चार्ट मैंने बना के बताया कि ये कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है ना। लेकिन इन सब के शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको आगे पूरी वही चीजें सिखाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट भी तभी काम करेंगे जब आपको ये सब बेसिक नॉलेज होगा। तो आपके फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए ये चीजें मैं सिखा रहा हूं। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया सभी को बहुत अच्छे से। ओके, हाँ बुक में सब मिलेगा आपको, पूरा ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। समझ में आई बात। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी आप मत चिंता करो, सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है, अब ऐसे ही एक और चार्ट हम बनाएंगे, है ना। और ये चार्ट हमारा रहेगा 20% का। तो अगर ब्याज की दर 20% हो तो हम वापस से इसी प्रकार का चार्ट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एक तरफ लिखेंगे ईयर, फिर हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और इधर लिखेंगे इनके बीच जो आने वाला डिफरेंस है वो, है ना। देखते जाना आप तो कैसे बनेगा। देखो, अगर पहले साल का 20% है तो ये भी 20 होगा, और दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का। 1 साल का 20 तो 2 साल का 40, तो ये अगर 40 होगा तो ये भी आपका 40 होगा।
अब ये बोलेगा मुझे पिछले साल के ब्याज पर ब्याज दो। इस बार 20 पर 20% लगेगा, तो 20 का 20% ब्याज होता है 4, तो इसमें 4% और जुड़कर ये कितना बनेगा, 44 बनेगा। तो अब दोनों में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 4% का। तीसरा साल, 1 साल का 20, 2 साल का 40, तो 3 साल का कितना होगा, 60। 60 होगा तो यहां भी 60 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन दोनों पर हमें ब्याज देना है। तो 20 का 20% कितना होगा, 4% होगा, और 44 का 20% है ना, 44 का आप अगर 20% निकालोगे, ठीक है, क्या हो रहा है, ये निकालोगे तो ये पता है कितना आएगा, ये आएगा 8.8। ठीक है, कितना आएगा ये, 8.8। और ये इसमें जब जुड़ेगा 8.8%, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 72.8। और अब जब आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा 12.8 का, 12.8 का। ऐसे ये कैलकुलेट होगा। तो जैसे ही मैंने कहा 20% का तीसरा साल, तो आपका जवाब होना चाहिए 72.8%। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो, अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, सुनिएगा। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट इसी मेथड के अंदर हमें डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो। तो इसकी एक बहुत सुंदर ट्रिक है, 2r प्लस r का स्क्वायर अपॉन 100। आप किसी भी ब्याज की दर को इसमें रखिए, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सुनो कैसे, जैसे मैंने कहा कि भैया बताओ, अगर ब्याज की दर 5% हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में कितना होगा, है ना। अगर ब्याज की दर 5% हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसमें वैल्यू रख दो। आर की जगह 5 रखोगे तो 2 गुणा 5 प्लस 5 का वर्ग बटे 100, तो ये बन जाएगा 10, 5 का वर्ग 25 बटे 100, और 25 में अगर 100 का भाग दोगे तो वो आएगा 0.25, और 0.25 इसमें जुड़ेगा तो आप कहोगे कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10.25। फिर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, आपसे कहेंगे कि भैया 30,000 रुपए हैं, ब्याज की दर 5% है, समय 2 साल है, तो बताओ कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो आपको पता है कि अगर ब्याज की दर 5% हो तो 2 साल का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो होता है 10.25। तो आपको सिंपल 30,000 रुपए का 10.25% निकालना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले टाइप भी बता दिया, मैं आपको बहुत बेसिक मेथड भी बताता हूं। 1 साल का अगर 5 है तो 2 साल का 10, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ये आ गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और देखो रेट, अब मान लीजिए ब्याज की दर 6% है ना, तो आप क्या करोगे, दूसरे साल का क्या होगा, देखो 1 साल का 6 तो 2 साल का 12, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ये दूसरे साल का आ गया। अगर ब्याज की दर 7% है, 1 साल का 7 तो 2 साल का 14, और 7 का वर्ग 49, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, है ना। मैंने कहा ब्याज की दर 9% हो तो 2 साल का बताओ, 1 साल का 9 तो 2 साल का 18, और 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, आप वर्ग करके 100 का भाग दे रहे हो, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो यही आएगा। लेकिन अगर ब्याज की दर 12% हो तो क्या करेंगे, तो देखो, अगर इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, 1 साल का 12 तो 2 साल का 24,
और 12 का वर्ग 144, तो 144 मतलब 144 बटे 100, 144/100, तो वो कितना हो जाएगा? 24 और 1 25.44%। ये आ गया, समझ रहे हो? 2 × 12 प्लस 12 का वर्ग बटे 100, तो 12 का दुगना 24 और 12 का वर्ग 144, मतलब 1.44, तो ये कितना बन जाएगा? 25.44% ये बन जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर ब्याज की दर 15% है तो दूसरे साल का बताओ। एक साल का 15, तो 2 साल का 30, और 15 का वर्ग 225, तो 225 को ऐसे लिख लोगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा भैया? 32.25। ये है पूरा खेल। ठीक है, अब मुझे सब लोग जरा बताओ कि अगर ब्याज की दर 21% हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जल्दी बताओ। अगर ब्याज की दर 21% हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कितना आएगा? जल्दी से बोल दो। एसी ट्रिक 3rd ईयर की भी है, 4th ईयर की भी है, सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 21 है तो 1 साल का 21, तो 2 साल का 42, और 21 का वर्ग होता है 441, मतलब 4.41, तो ये आ गया आपका 46.41%। ये 2 साल का ब्याज है, 46.41। आया समझ में इतना? ठीक है, यस। चलो, तो फिलहाल समय हो गया है, अभी एक क्लास अपनी और बची है, कल फिर करेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे तो आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, है ना? कल अभी और पूरा बेसिक करेंगे, कल भी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी और चीजें बची हैं, है ना? अभी इसका 3rd ईयर का ट्रिक बताना है, 4th ईयर का ट्रिक बताना है, तो वो कल करेंगे। अब आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि पहले आज की क्लास का पूरा रिवीजन करो अच्छे से, एक एक चीज लिख लिख कर करो। कल इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा उसके बाद, है ना? और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको लगेगा सर ये एकदम मक्खन हो गया चैप्टर, ऐसा आपको मैं पूरा करा दूंगा, है ना? तो बस कल रिवीजन करके अच्छे से आओ, सब चीजों को लिख लिख कर खुद से और अच्छे से प्रैक्टिस करो। खुद करोगे तो आपका ही फायदा है इसमें, प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर पूरा कर करके देखोगे तो आपका ही फायदा है ना? इसको देखो, फिर कल जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ, ये सब कुछ आपको अपनी बुक में सब कुछ मिल जाएगा इसी तरीके से पूरा, है ना? ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं अपने इसी समय पर। ओके, बाय बाय। कल का मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। कल मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि हमारी कौन कौन सी मेथड्स होती है। तो हमने सबसे पहले बात करी थी ट्री मेथड के बारे में, फिर हमने बात करी थी रेशो मेथड के बारे में, फिर हमने बात करा था डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड के बारे में, और इसमें हमने 10% का चार्ट बनाया था, 20% का चार्ट बनाया था, दूसरे साल का डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था, है ना? तो ये चीजें हमने सीखी थी, कुछ चीजें और बची है, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम 5% का चार्ट और बनाते हैं, है ना? अगर ब्याज की दर 5% हो तो इसका चार्ट आप और हम मिलकर बनाएंगे, जैसे कल हमने बनाया था। इधर लिखेंगे ईयर, इधर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इधर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस तरफ इनके बीच में जो डिफरेंस आते जाएगा वो लिखेंगे। तो आपको मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बेसिक अगर आप इसकी फ्रेमिंग कर सकते हो, बना सकते हो तो बनाओ। और सिर्फ 3 साल का, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर, 3 साल का अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो मैं आपको बना के बताऊंगा, फिर आप उससे मैच करना जल्दी से। कमेंट्स बंद करिए, फुल स्क्रीन करिए और यहां ध्यान दीजिए। हम्म, ठीक है,
चलो कमेंट्स को बंद कर देते हैं, फुल स्क्रीन करिए, चार्ट बनाइए। हम्म बनेगा। चलो मैं हेल्प करता हूं आपकी। पहले साल ब्याज की दर कितनी होगी? 5। दूसरे साल भी कितनी होगी? 5। दोनों में अंतर कितने का आएगा? 0 का। दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा? 10। और ये 10 लगेगा तो ये भी 10 लगेगा, ये आप जानते हो। लेकिन यहां पे क्या लगता है? ब्याज पर ब्याज। तो 5% पर 5% ब्याज लगेगा। तो 5 का 5% अगर आप निकालने जाओगे तो ये 0.25 आएगा। ठीक है, 5 पर 5% ब्याज लगेगा तो ये आपका 0.25 और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 0.25 इसमें और जुड़ जाएगा तो टोटल आपका क्या बनेगा? 10.25%। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 0.25 का। ठीक है, 0.25% का। तीसरा, 1 साल का 5, 2 साल का 10, तो 3 साल का कितना होगा? 15 तो हो गई होगा, तो यहां भी 15 होना ही होना है। अब इस पर भी आपको फिर से ब्याज देना है और इस पर भी आपको फिर से ब्याज देना है ना? तो आपने 5 का 5% यानी 0.25 आपने निकाला था, अब इसका निकालना है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, 10.25 का 5% अगर मुझे निकालना है तो 1025 का 5 गुना होगा 5125। 2 अंक यहां है और 2 जीरो है, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये यहां पे और जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5125%। और अगर आप सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 15.7625%। और दोनों में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 0.7625% का, है ना? ये चैप्टर थोड़ा कैलकुलेटिव तो है। आप अगर सोचोगे कि कुछ भी ना करना पड़े तो फिर गलत है वो, आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा कि आपका कैलकुलेशन कम करवा दूंगा, है ना? जितना कैलकुलेशन करना पड़ सकता है उसका हम 30-40% कैलकुलेशन में काम कर लेंगे। लेकिन आप सोचो कि कैलकुलेशन करना ही ना पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, है ना? लेकिन बहुत कम पर हम ले आएंगे, उतना मैं आपको बना दूंगा कि कैलकुलेशन बहुत कम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें सीखना है कि ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो ये मैंने आपको बताया। हम दशमलव के बाद अगर 4 अंक ना भी लें तो 15.76% ले सकते हैं, ये भी पर्याप्त आपके लिए है। तो ऐसे तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का चार्ट पूरा बनता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको रिवाइज कराता हूं। मैंने कल आपको सेकेंड ईयर का तरीका बताया था, आपको याद होगा, 2r प्लस r² अपॉन 100। इससे आप किसी भी ब्याज दर का डायरेक्ट दूसरे साल का परसेंटेज निकाल सकते हो। अब हम सीखेंगे आज सबसे पहले तीसरे साल का, फिर चौथे साल का। तो अगर मुझे डायरेक्ट थर्ड ईयर का, तीसरे साल का, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है? ठीक है, उसका तरीका होता है 3r, 3r का स्क्वायर और r का क्यूब। और यहां पे मैं ये 2 लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दशमलव के बाद 2 अंक से ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, मतलब 2 अंक से अगर ज्यादा है तो वो कैरी होगा। जैसे अभी हमने 5% निकाला था ना, इसी को निकालते हैं भाई। 5% का क्या आया था? 15.7625। इसी को मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो तीसरे साल में क्या होगा। ध्यान से आप सुनना, समझ में आएगा आपको, है ना? तो आर की जगह 5 रखोगे तो 3 गुणा आर, ठीक है, 3 गुणा 5 दशमलव, 3 गुणा 5 का वर्ग, और ये हो जाएगा 5 का घन। जहां जहां आर लिखा था वहां पे मैंने 5 रख दिया। ठीक बात। फिर यहां आपने इसको हल किया तो ये 15 आ गया। 5 का वर्ग 25, 25 का 3 गुना 75 आ गया।
और 5 का घन 125 है, तो ये 125 आ गया। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर 2 अंक से ज्यादा है तो उसको आपको कैरी करना है, उसको आपको हासिल का लेना है। तो यहां पे मुझे बताइए कि ये 2 अंक से जितना ज्यादा है ये कैरी होगा, ठीक है, ये 25 ही रह जाएगा और ये कैरी हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए कि एक इसमें जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 15.7625%। तो इस तरीके से आप किसी भी दर का तीसरे साल का परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, बात इतनी। और एग्जाम्पल लेते हैं। और देखो, कोई भी चीज ना प्रैक्टिस से आसान हो जाती है। शुरू में हमें हर चीज कठिन लगती है, शुरू में लगता है इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपका समय अपने आप कम होगा, आसान लगेगा और अच्छा भी लगेगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, अगर ब्याज की दर 4% हो तो 3 साल में क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4, फिर हो गया 3 गुणा 4 का वर्ग और 4 का घन। और ये जो मैंने ऐसा स्लैश बनाया ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो बस मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये आपको अलग अलग दिखे, है ना। मतलब अल्टीमेटली आखिरी में ये हट जाएगा, बस इसलिए कि ये अलग रहे, कैरी हो जाए, उसके बाद फिर आप इनको जोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका कितना 12, 4 का वर्ग 16, 16 का 3 गुना हो जाएगा 48 और 4 का घन 64। देखो 2 अंक है, कुछ हासिल का जाना नहीं है, सब कुछ सही है। तो आपका एक स्टेप में आंसर आ गया कि अगर ब्याज की दर 4% है तो तीसरे साल कितना होगा 12.4864%। अगर इसकी कहीं जरूरत पड़े तो आप इसको लगभग 12.5% मान लेना, कोई समस्या नहीं है, चलेगा, है ना भाई। 48 64 लगभग 12.5 हम इसको मान सकते हैं, है ना। लेकिन अभी तो इसको हटा देते हैं। आया समझ में। तो अब आप सभी ना, अगर ब्याज की दर 3% हो तो मुझे जरा जल्दी से बना के बताओ तीसरे साल का कितना परसेंट बनेगा, जल्दी से बोल के बता दो। हाँ, ब्याज की दर अगर 3% हो तो 3 साल में क्या होगा ये आपको बताना है इसी मेथड से। आया। देखो आप क्या करोगे, 3R तो 3 × 3, फिर डेसिमल 3 × 3 का स्क्वायर और 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इतनी बात ओके है। अब क्या करोगे, ये तो आपका बन जाएगा 9, 3 का वर्ग 9, 9 का दुगना हो जाएगा 18 और 3 का घन कितना होता है 27। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सॉरी 18 कहां से आ गया, 9 तिया 27, 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 और 27। तो आपका आसानी से पता चल गया 2727%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सब लोग मुझे जल्दी से बताओ कि अगर ब्याज की दर 6% हो तो तीसरे साल में कितना ब्याज लगेगा, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला आपके लिए फिर लिख देता हूं मैं, 3R, 3R का स्क्वायर और R का क्यूब। ठीक है, 2 अंक वाला नियम याद रखना है, यह सबसे जरूरी है। करो। ठीक है, देखो अगर यहां पे आप रखोगे तो यह बनेगा 3 × 6, 3 × 6 का वर्ग और 6 का घन। अब यहां से आपको फिर सीखने को मिलेगा। तो यह आ जाएगा आपका 18, 6 का वर्ग 36, 36 का 3 गुना हो जाएगा आपका 108 और 6 का घन कितना होगा भैया 216। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 2 अंक से जितना ज्यादा है वो आगे जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 18.108 में 2 जुड़ेगा तो 110 और अब ये 16 स्वतंत्र हो चुका है क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ फिर क्या समस्या है, यहां भी अगर 2 अंक से ज्यादा है तो वो फिर आगे जुड़ेगा। तो ये आगे जुड़ के क्या बनेगा,
ये बनेगा 19.1016%, 19.1016%, ये आपका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अगर यहां 2 अंक से ज्यादा है तो वो आगे जुड़ जाएगा, अगर आगे भी 2 अंक से ज्यादा है तो वो फिर आगे जुड़ जाएगा, ऐसे चलेगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सब लोग बताइए, अगर ब्याज की दर 7% हो तो कितना बनेगा, इससे और बता दो। वेरी गुड। ब्याज की दर 7% हो तो कितना कैलकुलेशन होना है, क्या होना है, बताओ। ठीक है, देखो 3 × 7 और 3 × 7 का वर्ग और 7 का घन, क्लियर है। ये आपका बन जाएगा 21। 7 का वर्ग 49, 49, 49 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 147, और 7 का घन कितना होता है, 343, है ना। अब एक काम करो, 3 जब इसमें जुड़ेगा तो इधर आपके पास केवल 43 बचेगा, ये बनेगा 150, 150 का 50 रह जाएगा और एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 22.5043। लिख दूं डायरेक्ट, चल जाएगा क्या, 22.5043, ये आपका आंसर आएगा। अब ओके, सब कुछ बढ़िया। कोई डिमांड कर रहा है सर 10% का भी बता दो, बिल्कुल बता देते हैं। देखो, अगर ब्याज की दर 10% हो तो क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका 3r स्क्वायर और r का क्यूब, तो 10 × 3 करा, फिर 3 × 10 का वर्ग करा और 10 का घन किया, तो ये आपका बन गया 30। 10 का वर्ग 100, 100 में 3 का गुणा किया 300, और 10 का घन कितना हो जाएगा भैया, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 अंक के बाद ये दोनों बचेंगे, ये दोनों जाएंगे इधर, है ना। तो ये हो गया आपका 30.300 में 10 जुड़ेगा तो ये बनेगा 310। ठीक है, और उधर के 2 जीरो हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, तो इनका अब काम नहीं है, और यहां 2 अंक से ज्यादा जितना है वो इधर आ जाएगा, तो ये इसमें जुड़ के क्या बनेगा, 33.1%, 33.1%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया तीसरा साल। अब चलते हैं चौथे साल की तरफ पे। डायरेक्ट अगर मुझे 4th ईयर का निकालना है तो वो सीआई का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और ये सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है ना, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसमें लगेगा। मैं आपको यहां पे एक और छोटी सी बात पहले बताऊंगा। आपको पता है कि 2 साल का क्या था, 2 साल का था 2r प्लस r का स्क्वायर अपॉन 100। तीसरे साल का क्या था, 3r, एक्चुअल में ये पता है क्या था, 3r प्लस 3r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब। ठीक है, इसमें एक्चुअल में 100 का भाग देते हैं और इसमें 10,000 का भाग देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर जो मैंने 2-2 अंक वाला तरीका बताया वो, लेकिन ये दिखने में थोड़ा भारी भरकम होता है इसलिए हमने वैसे लिखा, बाकी एक्चुअल तरीका इसका ये होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 100 का गुणा होते जाएगा। चौथे साल का नियम क्या होता है, चौथे साल का नियम होता है, एक्चुअल में आपको इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं। यहां पे क्या होता है कि सेकेंड ईयर की ट्रिक होती है 2-2, सेकेंड ईयर की ट्रिक होती है 2-1, थर्ड ईयर की ट्रिक होती है 3-3-1, और 4th ईयर की ट्रिक क्या होती है 4-6-4-1। ठीक है, देखो यहां पे 2 आया, यहां पे 1 आया, तो हमने कहा 2-1, यहां क्या आया 3-3-1, 331। अब क्या आएगा 4-6-4-1, देखो 4-6-4-1 कैसे आएगा, 4-6-4-1, सबके साथ r लिख दो। ठीक है, और r की घात बढ़ाते जाओ, r की घात 1 कुछ नहीं लिखते, r की घात 2, r की घात 3, r की घात 4। ठीक है, यहां पे आप किसी का भाग नहीं देते, मतलब 1 का देते हो, यहां किसका भाग देते हो 100 का,
यहां किसका भाग दोगे, 100 गुणा 100 यानी 10,000 का, यहां किसका भाग दोगे, 10,000 के आगे भी 2 जीरो लगाओगे। ये चौथे साल का तरीका होता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, या फिर वही दो दो अंक ज्यादा होंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में चौथे साल का तरीका होता है ना। देखो यहां आर की घात 1, आर की घात 2, आर की घात 1, आर की घात 2, आर की घात 3, आर की घात 1, आर की घात 2, आर की घात 3, आर की घात 4। पहले 1 का भाग दिया, फिर 100 का, 1 का भाग 100 का भाग 10,000 का भाग, 1 का भाग 100 का भाग 10,000 का, और फिर आपका कितने का हो गया, 10 लाख का हो गया। तो ऐसे ये नियम बनता है 21,331, 4641। और चौथे साल से आगे के क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसकी चिंता आप नहीं करना। हाँ, क्लियर। ठीक है, अब ये और ज्यादा गहराई में तो अभी अपन नहीं जाएंगे कि ये और क्यों ऐसा होता है। अभी तो आप इतने से काम चलाओ, इतना आप याद रखो कि ऐसे ये चीज चलती है ना। जैसे यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं इसको वापस लिखता हूं भाई, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। 4 6 4 1 है ना। 1 को हम अगर ना भी लिखें तो चलेगा, ये 1 ना भी लिखें तो चलेगा, जैसे हमने यहाँ पे आर लिखा है तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये आपके सब में प्लस लग जाएगा यहां पे, और इसको सबको आप 100 से डिवाइड कर दोगे। हाँ, यहां पे आप इसको 100 कर दोगे, यहां पे आप इसको 10,000 कर दोगे, और यहां पे आप उसको 10 लाख कर दोगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यस। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। वैसे तो मैंने आपको याद कराई दिया कि 10% का चौथा साल 46.41% होता है, बट फिर भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो अपन सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो 10 को आप रख दो, 10 गुणा 4 डायरेक्ट लिख देते हैं 40। 10 का वर्ग 100, 100 में 6 का गुणा करोगे 600 बटे 100। 10 का घन 1000, 1000 का 4 में गुणा करोगे तो बनेगा ये 4000, और बटे में कितना आ जाएगा, 10,000। फिर 10 की घात 4 कितना होगा, तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। और नीचे आपका 10 लाख है, ये हो गया। अब आप सबको प्लस करोगे, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 6, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यहां 1 2 3 1 2 3 चला जाएगा, 4 बटे 10 मतलब 0.4 हो जाएगा। और इधर जाओगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 बटे 100, 1 बटे 100 मतलब 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सबको जोड़ दोगे तो ये 40 प्लस 6 हो गया आपका 46, और 4 और 1 को जोड़ोगे तो 41। तो ये आपका चौथा साल आ गया 46.41। ऐसे चौथे साल का कैलकुलेशन होगा 46.41। और कैलकुलेटिव तो रहेगा, चौथा साल सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव रहेगा। ठीक है, हाँ। अब आप इसको अगर चाहो स्लैश वाले पैटर्न में करना तो अपन उसको भी करने का प्रयास करते हैं। 4R, फिर आपने लगा दिया था डेसिमल, है ना, फिर 6R², फिर 4R³ और फिर R की पावर 4। ठीक है, तो R कितना ले रहे हैं हम, 10 ले रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 40। ठीक है, फिर 10 का वर्ग 100 गुणा 6 600 हो जाएगा, घन और 4 4000 हो जाएगा, और 10 की घात 4 मतलब 10,000 हो जाएगा। ये हो गया। 2 अंक के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है वो आगे आप वही 2 अंकों वाला नियम लगा लो, बेस्ट है वो। यहां से 2 अंक ज्यादा है आगे, यहां से 2 अंक, यहां से 2 अंक, 2 अंक वाला नियम लगाइए। 2 अंक से जितना ज्यादा है उसको आगे ले जाओ, है ना। तो यहां पे इन 2 अंक के अलावा इतना एक्स्ट्रा है, ये आगे जाएगा। ठीक है, मैं एक एक चीज लिख के बता रहा हूं आपको। तो ये हो जाएगा 4600,
100 इधर आएगा तो ये 4100 आएगा, और इधर जीरो बचेंगे जिसका कोई काम है नहीं, क्योंकि जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। फिर इधर वापस से क्या होगा कि इन दो को छोड़ेंगे तो ये जो दो है वो इधर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 40.641, 600 में 41 जुड़ेगा, इधर ये जीरो बचेंगे, इनका कोई काम नहीं है, तो ये भी खत्म हो गए। अब यहां वापस से दो अंक से जितना ज्यादा है तो ये दो अंक के अलावा ये यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 46.41%। तो वही दो अंकों वाला नियम आप लगाइए, तब भी आपका आ जाएगा। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो अजय ने 5 साल का निकाल दिया, 21.550625। वेरी गुड भाई। है ना, ये वाला कर लो, इससे अच्छा लग रहा है तो दो अंक से जितना ज्यादा है आगे जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों दिमाग में छाप लो, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। मेन आपको तीसरे और चौथे साल के लिए मेहनत करनी है, और मेहनत भी इसीलिए करनी है क्योंकि आपने ऐसा पहले नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा पहले पढ़ा है, मुझसे ही पढ़ा है, या आपको पहले से पता है, तो फिर आपको ये ज्यादा भारी भरकम नहीं लगेगा। लग रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आराम से सेट हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इन चीजों को कर लेंगे। ठीक है, चलो अब एक 5% का और निकालते हैं। सब लोग करो जरा, अगर ब्याज की दर 5% हो तो जरा 4 साल का निकाल के बताओ। हम ऐसे करेंगे 4 6 4 1, यहां आर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, आर की पावर 1। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब और 4, और इनमें लगा देंगे स्लैश, दो दो अंक से ज्यादा है कैरी होगा। चलो जल्दी से करके बताओ, 5% चौथा साल। हम्म, अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 10% था तो थोड़ा आसान था, अब 5% है तो थोड़ी मेहनत लगेगी। देखिए 5% रखोगे तो 5 × 4 हो जाएगा 20। 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। 5 का वर्ग 25, 25 × 6 कितना हो जाएगा 150। 5 का घन 125। ठीक है, 125 का 4 गुना करेंगे तो 500 आना चाहिए, और 5 की घात 4 मतलब 625, है ना। देखो 5 का वर्ग 25, 25 × 6 150, 5 का घन 125, 125 का 4 गुना 500, और 5 की घात 4 यानी 625। दो अंक से जितना ज्यादा है वो आगे जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो अंत में केवल क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा सिर्फ 25, है ना, अभी 25 ही रहने देते हैं, और 6 इसमें जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 506, है ना। अब 506 का भी 6 यहीं रह जाएगा और 5 आगे चला जाएगा। ठीक है, ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 20.150 में 6 जुड़ेगा तो 156, है ना। और यहां पे आपका 0 6 और 25 ये स्वतंत्र हो चुके हैं, यहां पे फिर 56 रह जाएगा, एक इधर चला जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है ना, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, 150 में 5 जुड़ेगा ना, 155 सॉरी, तो ये दो अंक रहेंगे और एक इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 21, ये आपका 55 है, 550625, ये 5% का चौथा साल आएगा, 21.550625। लेकिन आपको बस याद इतना ही रखना है, 21.55%, इतना ही याद रखिए, काफी है। वेरी गुड, समझ गए बात। चलो, तो ये अपना डायरेक्ट इफेक्टिव रेट हुआ, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल कैसे निकालना है वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिस मेथड का नाम है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये वाला भी बहुत काम का मेथड है, और ये आपको कई बार बहुत जल्दी आंसर ला देगा, है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं,
मान लीजिए मैंने कहा कि 20,000 रुपए हैं हमारे पास, ठीक है। ब्याज की जो दर है वो इसमें यह हुआ कि पहले साल फर्स्ट ईयर ब्याज की दर 10% है, और सेकेंड ईयर, या 10 नहीं, चलो 11 कर लें, पहले साल ब्याज की दर 11% है और दूसरे साल ब्याज की दर 12% है। तो बताइए 2 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, है ना। अब समस्या क्या है उसको समझते हैं। ब्याज की दर अलग अलग है, ब्याज की दर कैसी है, अलग अलग है, और 11% और 12% को आप अगर भिन्न से करोगे, अनुपात से करोगे तो भी कठिन होगा, है ना। 11-12% का आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बनाओगे तो भी दिक्कत आएगा। तो ये जो मेथड है ना, ये एक प्रकार का डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल देता है अगर इस प्रकार के परसेंटेज हैं तो, है ना। कि यार पहले साल अगर 11% ब्याज लगे, दूसरे साल अगर 12% ब्याज लगे, तो 2 साल में कुल ब्याज कितना लगेगा ये आपको वो बताएगा। समझ रहे हैं बात? तो सुनिए, यहां एक्स और वाई मतलब ब्याज की दर है। तो अगर एक्स है तो पहले साल हो गया 11, दूसरे साल कितना हो गया 12, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर करोगे 11 गुणा 12 और बटे में 100, ठीक है। तो 11 और 12 कितना होता है, ये होता है 23। 11 और 12 का गुणा कितना होता है, 132/100, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 23 और 1.32। तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 24.32%। तो अगर पहले साल 11% ब्याज लगता है और दूसरे साल 12% ब्याज लगता है, तो 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 24.32%। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, ये लिखा आपने 20,000 रुपए और इसका 24.32% हम निकाल देंगे। तो 20,000 गुणा 24/32 बटे प्रतिशत का 100 और दशमलव के बाद के 2 अंक और अब कर देंगे काटा पीटी वाला काम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 गया, 24/32, 32 का दुगना 64, 24 का दुगना 48, 4,864 रुपए ब्याज लगेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, 4,864। आया समझ में? अगर कोई एक ब्याज की दर है उसको आप 2 साल के लिए निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो, है ना। ये वही बात है, एक प्रकार से ये r प्लस आर मतलब 2r प्लस आर का स्क्वायर बटे 100 का ही एक अलग वर्जन है, वही चीज है ये, है ना। उसी से आप कर सकते हो। 3 साल का भी बता रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि भैया 30,000 रुपए हैं और ब्याज की दर 2% है और 2 साल है। सुनना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो हम इसी को यूज करेंगे, हम कहेंगे चलो ठीक है इसी को लगाते हैं। तो अगर 2% 2 साल का है, इसका मतलब पहले साल भी 2%, अगले साल भी 2%। तो पहले साल भी 2, अगले साल भी 2, 2 गुणा 2 बटे 100, तो ये आ जाएगा 4, और 4 में 100 का भाग दोगे तो 0.4, ये आ गया। अगर 2% 2 साल का होगा तो 4.04% ब्याज लगेगा। तो 30,000 में 4.04% निकालोगे और हल कर लोगे 404 का 3 गुना करना है। समझ गए? तो अगर एक ही ब्याज दर है तो कर सकते हो, अलग अलग ब्याज दर है तब भी कर सकते हो, 3 साल आ जाएगा तो भी करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब आपके मन में जो आ रहा है वो ले लेते हैं कि अगर 10,000 रुपए हो, पहले साल ब्याज की दर 2%, अगले साल ब्याज की दर 3%, उसके अगले साल ब्याज की दर 4%, तो बताइए 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, है ना। तो सुनो, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। अब इस नियम के साथ समस्या क्या है कि आप एक बार में 2 ही दर रख सकते हो, 2 से ज्यादा तो रख नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 2% और 3% को कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे जो मिलेगा उसके साथ 4% वापस इसी फॉर्मूले में रख के और 3 साल का हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आप 4 को भूल जाओ, आप तो 2 और 3 से करो। तो देखना 2 प्लस 3 प्लस 2 गुणा 3 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5,
और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6/100, 6/100 का मतलब क्या हो गया, 0.6%। आ रही बात समझ में? तो अगर इन दोनों को लगाओगे, अगर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तो 2 साल का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 5.06। कैसे आया, समझ गए? अब 2 और 3 को तो मर्ज कर दिया, एक बना दिया। अब इसके साथ 4 को मर्ज करेंगे, तो वापस से इन दोनों को फिर इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 गुणा 4/100, तो ये बनेगा आपका 9.06। और ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, 24, 100 का और भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। और ये दोनों फिर जुड़ेंगे तो 9.2624%, ये 3 साल का ब्याज होगा। ठीक है, ये 3 साल का आपका ब्याज हो जाएगा। तो 2%, 3%, 4% का कुल चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में कितना होगा, इतना। तो ये हमने लगा दी एकदम शुद्ध देसी जुगाड़, है ना भाई। पहले इन दोनों को एक बनाया, फिर इन दोनों को एक बनाया, तो ये तीनों का कुल ब्याज कैलकुलेट हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपए 9.2624% और 1 2 3 4 जीरो और नीचे आ जाएंगे आपके। चलो इसको बाद में देख लेंगे। तो 10,000 गुणा 92624, 100 नीचे आना ही आना है, और दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो 4 अंक है मतलब आप 4 जीरो और लगा दोगे। ठीक है भाई, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, 100 का भाग दे दोगे, 926.24 रुपए ब्याज लग जाएगा। ये आपका आंसर है। अब आप समझ गए होंगे। हाँ, क्लियर, आनंद प्राप्त हुआ, मजा आया? ठीक है, और अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं। अभी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो पूरा चैप्टर बचा है, अभी चैप्टर शुरू ही नहीं करा है अपन ने, है ना। तो आगे इन सब के जब क्वेश्चंस आएंगे तो अभी और प्रैक्टिस होगी। अभी ये मत सोचो कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो अपन बस वार्म अप कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी तो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब चीजें अभी रिपीट होगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी चैप्टर तो शुरू ही नहीं करा है अपन ने, है ना। चलो, अब आपको इसी में एक चीज और मैं सिखाता हूं। जैसे इस साल क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चंस आए थे, आपको देखते से याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मूलधन 20,000 रुपए है, ब्याज की दर जो है लेट से 4.5% है ना, और 4.5 नहीं 7.5 ले लेते हैं, 7.5% है, और समय 2 वर्ष है। तो बताइए कितना चक्र वृद्धि ब्याज मिलेगा। अब इसको ट्री से करोगे तो भी कैलकुलेटिव, रेशो से करोगे तो ज्यादा कैलकुलेटिव, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से समस्या आएगी। तो फिर अपने काम का कौन सा आएगा यहां पे, फिर अपने काम का है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। इससे करना सबसे बेहतर यहां पे रहेगा। अब सुनना बात, ठीक है। 7.5% 2 साल लगाना है, मतलब पहले साल भी 7.5, दूसरे साल भी 7.5, है ना, 7.5। तो पहले साल 7.5, दूसरे साल 7.5, और फिर 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, इनको जोड़ोगे तो ये 15 आ जाएगा। अब मैं आपको यहां पे भी एक शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना भाई। 7.5 का गुणा करना है तो एक को कम कर लो, एक को ज्यादा कर लो। 7.5 है तो एक को 7 ले लो, और एक को आप 8 ले लो, और 100 का भाग दे दो। तो इससे आपका समय बच जाएगा। हालांकि इनका गुणा यहां जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने 14.5% दे दिया, 19.5% दे दिया, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक कम एक ज्यादा कर लो, मैं अभी पूरा करके भी आपको बताऊंगा। तो 7.5 को कम करोगे 7, 7.5 को आगे करोगे 8, तो 15, 56 में 100 का भाग दोगे तो ये आपका 15.56% आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना था, है ना, 20,000 का 15.56% आपको निकालना था। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा, 4 जीरो से 4 जीरो जाएंगे, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 10 और 1 11 का 1 फिर से 1, 10 और 1 11 का फिर से 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3,112 रुपए ये आपके प्रश्न का
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि अगर आप पूरा पूरा गुणा भी करते तब भी क्या होता। अगर पूरा पूरा गुणा करते तो 7.5 का, अगर वास्तव में 7.5 का गुणा करते तो ये आता, ये पता है कितना आता, ये आता 56.25। ठीक है, 56.25 आता। फिर आप इसको क्या करते, 7.5 गुणा 7.5 बटे 100, ये आता आपका 56.25/100। फिर भाग देते तो 0.5625 ये आता। ठीक है, और इसको जब इसके साथ रखते तो 15.5625, तब भी आप लेते तो दशमलव के 2 अंक ना, मतलब बहुत माइनर फर्क आता है ना। जो रियल आंसर आएगा और इसको हल करने पर जो आएगा, मुश्किल से 2-4 रुपए का फर्क आएगा। और परीक्षा में ऑप्शंस इतने दूर आते हैं कि 2-4 रुपए का फर्क तो रहता ही है। तो हम थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय बर्बाद करने के लिए नहीं है कि हम एक एक चीज वहां पे लाएं, है ना। और ऑप्शन काफी दूर दूर रहेंगे। ऑप्शंस कैसे देंगे, एक आपसे कहा जाएगा 4112, एक आपसे 4812, एक कहेंगे 3112, एक कहेंगे 2940, एक कहेंगे 5612। तो ऑप्शन इतने दूर रहेंगे कि 2-4 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको पता चल गया, हाँ यार ये है तो ये आंसर आ गया, है ना। हो सकता है रियल आंसर वो इनके आगे और पॉइंट लगा दें, ऐसे कुछ आपको लगा के दे दें। ये मैं मन से बोल रहा हूं, है ना, मन से लिख कर दे रहा हूं। तो ऑप्शन ए से आएंगे तो हम एक लगभग पहुंच जाएंगे कि हाँ इसके हम करीब हैं, और वही अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और सुनो। चलो, प्रिंसिपल अगर मान लीजिए 10,000 रुपए है, अभी हम प्रिंसिपल जानबूझ के आसान ले रहे हैं, इतने आसान आएंगे नहीं, है ना। ब्याज की दर जो है आप ले लीजिए 14.5%, और समय आप ले लीजिए फिर से 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज आप बताइए। ठीक है भाई, तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 14.5 को डायरेक्ट में लिखूंगा 29, 14.5 प्लस 14.5 14.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 29। फिर यहां पे आप लिखोगे इनका गुणा, तो 14.5 गुणा 14.5 और बटे में कितना आ जाएगा 100। ये आ गया आपका 29। एक को 14 ले लो, एक को 15 ले लो, और बटे में 100 कर लो, है ना। तो ये 29 आ गया। 14 और 15 का गुणा करोगे 210 आएगा, और 210 में अगर आप 100 का भाग दोगे तो 2.10 आएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो 31.10 या 31.1 भी लिखेंगे तो चलेगा। ये आपका आना है, बाकी तो फिर आगे आप कर ही लोगे। 31.1 आया समझ में। ठीक है जी, मजे। और अगर थोड़ा सा गहराई इसमें जाओगे तो आप क्या कर रहे हो पता है, आप 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 ही कर रहे हो, है ना। 2r मतलब क्या है, 14.5 का दुगना, है ना, प्लस 14.5 गुणा 14.5, वर्ग का मतलब यही हुआ ना, बटे में 100। अरे यही चीज तो कर रहे हो, थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। दोनों एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो यहां पे आपका भी बेसिक खत्म हुआ है, चैप्टर अब हम शुरू करेंगे, है ना। तो मैंने आपको भी सारी अप्रोच बताई, रेशो क्या होता है, ट्री मेथड क्या होती है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट क्या होता है, एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चार्ट मिलेगा, है ना, पीडीएफ मिलेगी, वो आपको पता चलेगा। फिर ये एक्स प्लस वाई वाला फंडा कैसा है। तो अब आपको सारी अप्रोच समझ में आई। अभी तिमाही, 6 माही, है ना, ब्याज अगर समय अगर महीने में हो, दिन में हो, ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। अभी ये सारी चीजें रिपीट होंगी, अभी इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो आगे फिर अब जब हम इसको करेंगे तो आपको मजा आएगा, चीजें आपसे बनेंगी। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया है, इसको अच्छे से 1 या 2 बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस जब हम शुरू करेंगे तो आपको मजा आएगा
और फिर आपको लगेगा कि यार ये तो सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे फेवरेट चैप्टर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक को हम आज यहीं खत्म करते हैं, कल से चैप्टर की शुरुआत करेंगे सही मायने में। अब अपना चैप्टर शुरू होगा, अब आप उसके लिए तैयार हो। अभी आपको तलवार चलाना सिखाई है, अब कल से जो है आपको जंग के मैदान में उठा के फेंक देंगे। ठीक है, देखो आपको मैंने कैलकुलेशन वाला फोल्डर दिया है, आप जब मैथ्स में जाओगे तो कैलकुलेशन वाला एक फोल्डर है, उसमें दशमलव, भिन्न, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना तो नहीं, गुणा भाग, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये सब दिया हुआ है, उसको पढ़ो। उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे कि कब दशमलव कैसे हटता है, जीरो कैसे लगती है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, कैसा लगा, बाकी मजा आया, कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्फिडेंस आया? वैसे मैंने जितना पढ़ाया है ना, अपने जो व्यापम के एग्जाम्स है वो इतने में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तो सोचो कि अभी चैप्टर शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो आगे तो आपको और मजा आएगा। इससे अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब चीजें हम सीखेंगे। ओके, चलो डन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, खुश रहिए। कंप्यूटर की क्लास आज से अटेंड करिए, और आपके भी 4-6 क्लासेस और लगवा देते हैं, तो एक दिन में आपकी 14 से 15 घंटे की क्लासेस लगवा देंगे। तो बढ़िया 15 घंटे क्लास अटेंड करो, और बचे कुछ 8-9 घंटे सो। ठीक है, चलो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रोज मिलती है, उसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।